नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का भाग दूसरा पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का परिचय जाना था कि आगे के भागों में हम क्या पढ़ेंगे और क्या ज़रूरी है उनके बारे में हम जाने थे। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत, कोशिका का अवलोकन के बारे में जानेंगे। तो पहला समझते हैं अध्याय परिचय मीन्स कोशिका जीवन की इकाई। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका शुरुआत ही है। आपको तो पता है कि ये कोशिका चैप्टर है। तो आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी। पहला सवाल ये है कि हमारी शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? शायद कुछ स्टूडेंट के मन में आएगा कि इसका आंसर तो सेल होगा। तो हाँ, कोशिका ही है। सभी जीव, चाहे पेड़ को देख लो, पौधे, जानवर, इवन हम मनुष्य को देख लो, वो सब किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं होते हैं। अब बात कर लो एक एग्जाम्पल में, अपने घर को ले लो। वो पूरा घर, आपका पूरा दीवार, वो क्या से बना है? वो कोशिका से बना है। सॉरी, वो ईंट से बना है। तो उसी तरह से हमारा शरीर कैसे बना है? वो कोशिका से बना है। कोशिका दो काम करते हैं। पहला, रचनात्मक। इसका मतलब होता है वो हमारे शरीर को ढांचा देते हैं। दूसरा, क्रियात्मक, मतलब जीवन के सभी कार्य करने का काम करते हैं। वो कौन? कोशिका। अब इसमें कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं? तो सबसे मतलब आप कम में इसको बता सकते हो कि क्योंकि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, ये दोनों काम करता है, इसलिए इसे हम लोग जीवन की इकाई कहते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि हर मनुष्य के शरीर में कम से कम 37 ट्रिलियन, ठीक है, 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कोशिका क्या है? कोशिकीय जीव स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। जीवन के सभी कार्य कोशिका में होते हैं। कोशिका के बिना जीव अस्तित्व संभव नहीं, इसलिए कोशिका मूलभूत इकाई है। देखिए, कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन के लिए कार्य करती है। इतना तो हमें समझ में भी आ चुका है। जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिकाएं से बने होते हैं, जैसे आप अमीबा देख लो, बैक्टीरिया देख लो, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे इसके आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट आपको बता दें ये सब सिर्फ यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिका है इनमें, जिसमें आ जाते हैं हमारा अमीबा और आपका बैक्टीरिया। ठीक है, अमीबा और बैक्टीरिया ये सबके एक ही कोशिका होती है। ये क्या करती है? भोजन लेती है, श्वसन करती है, वृद्धि करती है, प्रजनन करती है। ये कोशिका है। यानी एक छोटी सी कोशिका पूरा जिंदगी जी सकती है। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ तो कोशिका क्या क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे? कि वो भोजन भी ले सकता है, श्वसन भी कर सकता है, वृद्धि भी कर सकता है, प्रजनन भी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें कर रही है। तो जो कोशिका ये सब कुछ कर रही है वो जीवन भी जी रही है।
बहुकोशीय जीव जैसे मनुष्य, हम लोग क्या हैं, बहुकोशीय हैं, मल्टी सेलुलर है, जिसके एग्जाम्पल में आता है आपका मनुष्य, ह्यूमंस में लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर बनी होती है। हमें एक कोशिका नहीं है कि एक कोशिका है मैम, क्योंकि आपने तो बताया कि वृद्धि कर रहे, प्रजनन करे, वो तो मैं भी कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, हम में एक कोशिकाएं नहीं, बहुत लाखों कोशिकाएं हैं, और यही लाखों कोशिकाएं के कारण हम काम कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि कोशिका जीवन का सबसे छोटा कार्यशील कण है, और हमारा जो त्वचा होता है उसमें कितना, कम से कम 27 दिन में हमारी जो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो चेंज हो जाती है, हमेशा 27 दिन में, यानी हम हर महीने नई त्वचा लेकर समझिए आप घूमते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि 27 दिनों में हमारे चेहरे की कोशिका जो होती है वो चेंज होते जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोशिका की खोज और अध्ययन। इसकी खोज किसने की, इसका अध्ययन किसने किया, तो वो जानते हैं। ल्यूवेनहॉक पहली बार कोशिका को देखा। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। सूक्ष्मदर्शी के विकास से अध्ययन संभव हुआ। पेज कॉन्ट्रैक्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो कोशिका है उसको पहली बार किसने देखा, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो हमारे थे एंटोइन वॉन लियोहुक ने पहली बार एक जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, उनसे देखा। उन्होंने पानी में छोटे छोटे जीव भी देखे, जिसे हम लोग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे जीव भी देखे। फिर रॉबर्ट बॉर्ड ने क्या किया, उन्होंने कोशिका के अंदर देखा तो उसे एक केंद्रक दिखा, तो वो केंद्रक की खोज किए, न्यूक्लियस की, ठीक है। इन्होंने ना, हाँ यहाँ पर है ना, ये केंद्रक का खोज किए, मतलब न्यूक्लियस का खोज किया। फिर से सूक्ष्मदर्शी, फिर माइक्रोस्कोप के जब विकास हुआ तो कोशिका का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा संभव हो गया। अब जैसे देखिए, कोशिका तो बहुत टाइनी है, बहुत छोटा है, तो उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो ना, पॉसिबल तो नहीं है कि आप किसी और से भी देख सको। तो उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया, कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंकन भी देखे, छोटे छोटे चीज़ों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो एक बहुत क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि ल्यूवेनहुक, ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल देखा, ओके, लिविंग सेल। और रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने न्यूक्लियस देखा। तो इसको एकदम ध्यान से आप लोग को याद रखना है, ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। स्लाइड 4, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत क्या हुआ, स्लाइडेन 1838 पौधों का अध्ययन किया, स्वान 1839 जंतुओं का अध्ययन किया। दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीव कोशिका से बने हैं। इन लोगों ने किस तरह से मिलकर हमारी कोशिका के बारे में बताया। तो अब आते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। 1838 में जो मैथ्यूस सैचेलेडन ने पौधों का अध्ययन पहले किया, उन्होंने कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से क्या बने होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा कि जितने भी पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु, वो कोशिका से बने। 1839 में थियोडोर सेचवान ने जंतुओं का अध्ययन किया। उन्होंने कहा सभी जानवर कोशिका से बने होते हैं। दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत भी दिया। मुख्य बिंदु उनकी ये थी कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तो हमें याद रखना है कि सैचेलेडन ने प्लांट्स के बारे में बताया, सचवान ने एनिमल्स के बारे में। और ये कोशिका सिद्धांत ही जो है हमारे बायोलॉजी को वैज्ञानिक आधार भी देने का काम किया, ठीक है। अगर ये सिद्धांत नहीं होते तो हम आज जो ये पढ़ रहे हैं वो शायद नहीं पढ़ पाते। वर्चोव का योगदान व आधुनिक सिद्धांत।
रोलार्ड वॉर्चोर्स 1855 कथन ओमनियस सेलुला सेलुला, नई कोशिका पुरानी से बनती है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं से बने, नई कोशिका पुरानी से बनी होती है। तो देखिए 1855 में जो रेजुलफ विर्चॉन ने कहा था कि ओमनिस सेलुलम ए सेलुला अर्थ, इसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कोशिका अचानक हवा से नहीं आता, वो हमारे पुराने ही कोशिका से बनकर आता है। जो हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी था उनमें 3 बातें, सबसे इम्पॉर्टेंट 3 बात थी। पहला, सभी जीव कोशिकाओं से बनती हैं, कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है, नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। उदाहरण के लिए जब आपको घाव लगता है, मतलब चोट आती है, जब घाव बढ़ता है तो आप देखोगे कि वहाँ पर का पार्ट आपका छिला हुआ था तो एक नया सा कवरिंग हो जाता है। तो ये कवरिंग आसमान से तो नहीं आया, ये कवरिंग हमारे पुराने सेल से ही रीजनरेट होकर बना। ठीक है, वो घाव को रिपेयर करने का काम किया। अब एक कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है, तो प्याज कोशिका, कोशिका भित्ति प्लस झिल्ली, गाल कोशिका केवल झिल्ली, केंद्रक डीएनए और गुणसूत्र, यूकैरियोट मीन्स झिल्लीदार केंद्रक, प्रोकैरियोटिक बिना झिल्लीदार केंद्रक। अब क्या है, अगर हम प्याज की कोशिका देखते हैं, आप लोग सबने प्याज देखा होगा, प्याज की कोशिका देखें तो उसमें क्या दिखाई देता है। पहला हमें कोशिका भित्ति दिखाई देती है, फिर कोशिका झिल्ली दिखाई देगा, फिर उसके अंदर केंद्रक दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर आपने गाल की कोशिका देखी तो केवल झिल्ली और भित्ति नहीं दिखाई देती। पौधे कोशिकाओं में भित्ति होती है, जितने भी पौधे में जो कोशिका होती है उन सब में भित्ति होती है। जंतु कोशिकाओं में भित्ति नहीं होती है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। आप लोग डीएनए का नाम तो सुने ही होंगे, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। और गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स झिल्लीदार केंद्रक उसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो बिना झिल्लीदार केंद्रक उसमें होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में बैक्टीरिया ले लो। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी वो छोटी और सरल होती हैं, और यूकैरियोटिक बहुत बड़ी और जटिल होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको एकदम ध्यान देना है। 7th स्लाइड में हमारा क्या है कि कोशिका द्रव और कोशिकांग ये दोनों क्या हैं। तो जो कोशिका द्रव है यह वह भाग है जहाँ सभी रासायनिक क्रियाएं होती है। ठीक है, कोशिका द्रव में क्या होगा, सारा रासायनिक क्रिया हमारा होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार अंग होते हैं, जिसको जैसे ER आप देख लो, इसमें पदार्थ का क्या होता है, परिवहन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा निर्माण का काम करती है, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी तंत्र क्या करता है, वो हमें पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम वो क्या करती है, अपशिष्ट नष्ट करता है। फिर है वैकल्स जो कि भंडार है एक तरह से। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो इसमें जो हमारा तारक कार्य मीन्स आप सेंट्रोल, ठीक है, सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाएं में होता है और विभाजन में भी हमें मदद करता है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं माइटो इक्वल टू पावर, माइटो का मतलब पावर। ओके, अब एक कोशिकाओं की विभिन्नता देखिए, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, सारी कोशिकाएं की अलग विभिन्नता होती है। जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो हमारा माइकोप्लाज्मा होगा वो 0.3 यूनिम का होगा। बैक्टीरिया 3 से 5, RBC 7, सबसे बड़ी वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा। सबसे लंबी कोशिका हमारा तंत्रिका कोशिका,
कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर होता है कि उसके आकार कैसे हैं, उनके काम कैसे हैं, उस पर ये पूरी तरह से निर्भर होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें बहुत तरह के आपका क्या है, कोशिका है बना हुआ। तो आप आरबीसी देख लो, ये गोल होती है ताकि ऑक्सीजन में जा सके। तंत्रिका कोशिका ये कैसी होती है, नर्व सेल जिसको कहते हैं, वो लंबी होती है ताकि वो दूर तक अपने संदेश को पहुंचा सके। तो निष्कर्ष हमारा क्या बनता है कि प्रकृति में हर प्रकार का कोशिका अपना काम के अनुसार बनी होती है। अगर आप वो देख रहे हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की हैं, मतलब उनका कार्य डिफरेंट है, सेम कार्य नहीं है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका आवरण एवं उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।